ओके गाइस, लेट्स सी। ये नोट्स आपके फोल्डर में भी अपलोडेड है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा, लेट्स सी दी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस कैसे है, लेट्स सी। पहले टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस लेंगे, फिर टेस्ट योर नॉलेज। दोनों में फर्क क्या है? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग चैप्टर्स के साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और टेस्ट योर नॉलेज चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, लेट्स सी गाइस। माय डेकोर लिमिटेड एक फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, टेक्सटाइल बना रही है, कपड़ा बना रही है कंपनी। नया प्लांट ये लोग बनाना चाहते हैं, नया प्लांट डालना चाहते हैं। यूनिक फैब्रिक, एक नया फैब्रिक आया उसके लिए, और ये फैब्रिक बहुत फेमस है, लोग बहुत पॉपुलर है, लोग बहुत पसंद, ये डालना चाहते हैं। ठीक है, ये खुद होकर इन्होंने नहीं बताया था, हमने पूछताछ की तब हमको पता चला कि नया प्लांट डालने के बारे में सोच रहे। सो दे मैन्युफैक्चर एंड सेल फैब्रिक, एंड नाउ देयर इज सडनली दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज द कैपेसिटी। रेवेन्यू इंक्रीज टू 1000 crore in 2023 from 750 crores. Super impressive. 750 crore से 1000 crore, that's a huge jump. बहुत बड़ा जंप है। ठीक है, it is 33.33% to be precise. 33% का जंप है। लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज ये है कि नया प्लांट बना ही नहीं अभी, उसके बिना ये जंप है। सो दिस इज क्वाइट अनयूजुअल, ये अनयूजुअल चीज है। Turnover is increasing by 33% without increase in the production. Turnover बढ़ रहा है लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा। बहुत बड़ी बात है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा। ठीक है, और दाल में कुछ काला लग रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, ये आपको नजर आ रहा है। ये पूरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दाल में कुछ काला है। दिस कॉल्ड अनयूजुअल रिलेशनशिप है। ये 33% से बढ़ जाना, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन अभी तक बड़ा नहीं है। अब इसका आंसर कैसे करेंगे गाइस? हम लोगों ने बहुत रिसर्च करके, बहुत ज्यादा मेहनत कर करके आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं। हम लोगों ने यहां पे आंसर्स को इतना स्टैंडर्ड तरीके से रखा है ताकि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो, आपको बिल्कुल तकलीफ ना हो। स्टैंडर्ड ऐसे 240 को आप रेफर करेंगे, उसका पूरा नाम लिखेंगे, वो एप्लीकेबल इन द गिवन सिनेरियो आप बताएंगे। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल। यहां पे ये अनयूजुअल रिलेशनशिप दिखना, ये अपने आप में इट इज इंडिकेटिंग अ फ्रॉड रिस्क। ये अनयूजुअल जो रिलेशनशिप है, ये अपने आप में एक फ्रॉड रिस्क है। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आप केस को डिस्कस करेंगे, मतलब आप यहां पर बताएंगे कि जैसे आपको ये हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करके आए हैं 240.380, बहुत छोटा सा था कि जब भी आपको असर्शन लेवल रिस्क मिले, असर्शन में फ्रॉड होने के आपको चांसेस मिले, तो आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल, आपने इमीडिएटली ऑडिट प्रोसेस को बढ़ाना चाहिए, रेगुलर ऑडिट प्रोसेस आपने आगे बढ़ना चाहिए, आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाना चाहिए, अपने सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना चाहिए, शुड अल्टर इट, आपको अल्टर करके ऑडिट प्रोसेस को बढ़ाना चाहिए। जैसे यहां पर एग्जांपल भी था कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन में रिस्क लग रही है, तो आप और ऑडिट प्रोसेस लगाओ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करो, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओ, ये चेक करने के लिए कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है। यहां पर भी आपको यही बोलना पड़ेगा, सेम चीज। ठीक है, आप पहले बताएंगे कि कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ेगी, और पैसों की जरूरत, उनको लोन उठाना पड़ेगा, इन्वेस्टर से पैसा उठाना पड़ेगा, और इसके लिए उनको फाइनेंशियल में अच्छे दिखाने पड़ेंगे। इट्स अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ये अपने आप में फ्रॉड रिस्क फैक्टर है कि इनको पैसों की सख्त जरूरत होगी। फिर आपको बताना पड़ेगा ये जो अनयूजुअल रिजल्ट्स है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रेशियो, अनयूजुअल चीजें आपको मिलेंगे, ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इनको पैसों की बहुत जरूरत है, इस चक्कर में ये लोग फाइनेंशियल में मैनिपुलेट कर सकते हैं, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, और ये अनयूजुअल चीज दिखना, दोनों मिलकर फ्रॉड का रिस्क हमको मिल रहा है। फ्रॉड का रिस्क मिलेगा तो हमको ऑडिट प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा। इन्होंने बहुत सिंपल आंसर दिया है, बहुत ज्यादा टेक्निकल आंसर नहीं दिया है। तो आपको भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर, कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स, कंप्यूटर की मदद से ऑडिट, ये सब आपको करना पड़ेगा। तो देखो, एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, और मॉड्यूल का क्वेश्चन है, तो हमारे लिए तो भगवान है। आप मान के चलिए न्यू कोर्स में सबसे ज्यादा टारगेट होने वाला है। तो जब आपको ऐसा दिखे, जब आप यहां पे आपको दिख रहा है कि उनको पैसों की बहुत जरूरत होगी, मैनिपुलेशन कर सकती है, इट्स अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, अनयूजुअल चीजें हो रही है, इट इज इंडिकेटिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड। तो आपको फ्रॉड रिस्क मिल रही है, तो आप क्या करोगे? अगर आपको फ्रॉड रिस्क मिल रही है तो व्हाट विल यू डू?
अगर हमको फ्रॉड रिस्क मिल रही है, वी आर गोइंग टू इंक्रीज अवर ऑडिट प्रोसीजर्स। करेक्ट, वही यहां पर बोला है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करो, सब्सटैंडिव प्रोसीजर लगाओ, कैट यूज करो, लेकिन जाकर चेक करो कि जो 250 करोड़ का इंक्रीज है वो फेक तो नहीं है, फ्रॉडुलेंट तो नहीं है, मैनिपुलेशन तो नहीं है उसके अंदर, वो जाकर आप चेक करो। ठीक है, सो आई होप आपके दिमाग में क्लैरिटी। जब आपको ऐसा दिखे, उन्होंने ये पूछा है उन्होंने आखिरी में कि भाई अब फ्रॉड रिस्क मिल रही है, एज ऑडिटर आप क्या करोगे आगे, रिस्क मिल रही है, व्हाट विल यू डू अहेड, तो हम लोग ऑडिट प्रोसेस को बढ़ाएंगे। बस यही आपको बताना था, ऑडिट प्रोसेस को बढ़ाएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपने एक बार किए हुए रहे ना, तो आपके दिमाग खुल जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। और हमने जो रेफरेंस दिया कॉन्सेप्ट नंबर का, दिस ऑल्सो माइंड ब्लोइंग, इट इज रिवोल्यूशनरी। आपको पता होता है, हाँ ये कॉन्सेप्ट लिख दूंगा, केस डिस्कस कर लूंगा, बात बन जाएगी। बार बार याद नहीं करना है, एक बार याद करो, मल्टीपल जगह अप्लाई करो। हमारे कॉन्सेप्ट हमारी स्ट्रेंथ होगी और हम इसको मल्टीपल जगह पे अप्लाई करेंगे। फिर एक जगह हम ऑडिट करने जाते हैं, रिसीवेबल्स जो डेटर्स है उसका रिकंसिलिएशन नहीं हो रहा, रिकंसाइल नहीं कर रहे। हमारे बुक्स में डेटर का बैलेंस और सामने वालों के बुक्स में जो बैलेंस है उनको आपस में रिकंसाइल नहीं किया जा रहा। रिकंसाइल नहीं किया जा रहा, न जाने कितने मिसस्टेटमेंट्स होंगे, न जाने कितने मिसस्टेटमेंट्स होंगे, पता नहीं हमको। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर वीकनेस है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, इसकी वजह से फ्रॉड हो सकते हैं, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। कस्टमर को कितनी उधारी देनी चाहिए, कस्टमर क्रेडिट लिमिट, ठीक है, इसको रिव्यू नहीं कर रहे, इसको स्टडी नहीं कर रहे, एनालाइज नहीं कर रहे, समय समय पे बदल नहीं रहे, ये भी इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस है। इसकी वजह से गलत लोगों को बहुत ज्यादा सेल हो सकता है। अगेन इट्स अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। रिसीवेबल में मैनिपुलेशन हो सकते हैं, फ्रॉड रिस्क, सिस्टम वीक है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर। डेटर्स की क्रेडिट लिमिट को स्टडी नहीं कर रहे, फ्रॉड रिस्क फैक्टर। स्टैट्यूटरी और नो एक्शन हैज बीन टेकन ऑन डेफिशिएंसीज, एटीट्यूड बहुत खराब है, इंटरनल ऑडिटर डेफिशिएंसी बता रहा है उसको ठीक नहीं, एटीट्यूड बहुत खराब है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर। इनका रिकंसिलेशन नहीं करवाना, क्रेडिट लिमिट्स को रिव्यू नहीं करना, इंटरनल ऑडिट के डेफिशिएंसी, ये सब फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है। ये सब क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये बहुत सारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं। ये सभी फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को अगर हम जोड़ देंगे तो वी आर गेटिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन रिसीवेबल्स, इन डेटर्स। ये उसका कंक्लूजन है, ठीक है, ये उसका कंक्लूजन है। व्हाट डस, ये एक अपने आप, अब आप बोलेंगे सर ये इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी भी है, यस, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, ये लोग बहुत केयरलेस है, ऐसा समझ में आ रहा है, इट्स अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, इसकी वजह से फ्रॉड हो सकते हैं। ऐसे 240 का आप रेफरेंस दोगे, आप बताएंगे यहां पर कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, फ्रॉड रिस्क फैक्टर को स्टडी करना, एनालाइज करना जरूरी है, ऐसे 240 में बोला है। इसको आप अच्छे से एनालाइज करिए, मल्टीपल फ्रॉड रिस्क फैक्टर बनकर एक बड़ी रिस्क बन सकती है, फ्रॉड रिस्क बन सकती है। और यहां पे इस एग्जांपल में ऐसा ही हो रहा है, तीन चीजें हो रही है, ये तीनों चीजें इंडिकेट कर रही है कंबाइन होके दैट इज अ फ्रॉड रिस्क, कि फ्रॉड रिस्क है यहां पे, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, कंसीडरिंग अबाउट 3 इश्यूज, ऑडिटर शुड कंसीडर इट एज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एट असर्शन लेवल। फर्दर इट इंडिकेट्स रिस्क ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये लोग मैनिपुलेशन करना चाहते हैं अपने डेटर्स में, ये भी हमको समझ में आ रहा है, ये भी हमको दिख रहा है। गाइस, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के कुछ क्वेश्चंस में ये भी जानता हूं मिसफायर हो सकते हैं, मतलब हो सकता है किसी को लगे कि ये सर ये क्वेश्चन तो सिर्फ सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी का है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, और हमने जाके मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यू जी को बताना चाहिए, ऐसे 265 में अभी हमने पढ़ा नहीं, पढ़ूंगा, बताऊंगा मैं, ऐसा हो सकता है, मिसफायर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब इस तरह का क्वेश्चन आ गया आपको, तो आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी, मुझे पता है ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, बहुत सारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स कंबाइन होकर ये एक बड़ी रिस्क बन रही है। बस यही मुझे बताना है, एक बड़ी रिस्क मुझे मिल रही है, मुझे फ्रॉड रिस्क मिल रही है, आगे जाके ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप आपके दिमाग में क्लैरिटी हो। पहले वाले इसमें फ्रॉड रिस्क मिल गई थी, उन्होंने पूछा था एज ऑडिटर अब क्या करोगे, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे असर्शन लेवल पे। अब हमको बोल रहे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मिले, मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट इंडिकेट, इट इंडिकेट्स अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऐसा हमको लग रहा है, ठीक है। इसलिए क्यूएनए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, बहुत अच्छा गेम है, ठीक है, इसलिए मैं ये क्यूएनए तो आपको पूरे करवा रहा हूं। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, इन्होंने जीएसटी ऑफिस, जीएसटी जो अथॉरिटीज है, उन्होंने
नोटिस इशू किया है। एक इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड इंटरमीडियरी है। आपको पता है प्रोफेशनली हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ट अकाउंटेंट्स इंश्योरेंस ब्रोकर्स बन सकते हैं। इंश्योरेंस ब्रोकर्स वो लोग होते हैं जो इंश्योरेंस एजेंट्स नहीं, एजेंट्स तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं, ब्रोकर्स जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को। ये लोग बहुत सारे कंपनी को एनालाइज करते कैसा इंश्योरेंस चाहिए, अलग अलग कंपनी से निगोशिएट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से और बेस्ट पॉलिसी दिलवाते हैं उनको ब्रोकर्स। एनीवेज, तो एक कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं जो इंश्योरेंस ब्रोकरेज का काम कर रही है और उनको जीएसटी का नॉन कंप्लायंस का रिपोर्ट आया है। जीएसटी का नॉन कंप्लायंस का रिपोर्ट। सो बेसिकली नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ के बारे में बात चल रही है। The invoices in question amounts to 50 crores. ये लोग बोल रहे हैं fictitious invoices pertaining to marketing and sales service for non-life insurance companies. ये लोग कुछ fictitious invoices बना बनाकर दे रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। Conducted such as company's premises. So basically एक कंपनी है जो fictitious invoices, नकली invoices बना बनाकर भेज रही है, बना बनाकर दे रही है। ये इल्जाम है इस कंपनी पे, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ का इल्जाम है, इन्वेस्टिगेशन उनके अगेंस्ट हो रहा है। IRDA has informed about the matter citing potential। IRDA भी आ गया है, जीएसटी वाले IRDA बोल रहे हैं हाँ हमको भी ऐसा लग रहा है कि नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ है। एज ऑडिटर आपकी जिम्मेदारी क्या है, आउटलाइन ब्रीफली। तो गाइज जीएसटी वाले नोटिस भेज कर आपको बता रहे हैं कि नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ हुआ है, IRDA वाले भी बोल रहे हैं नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ हुआ है। सो बेसिकली देयर इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। तो आपको ऐसे 250 का रेफरेंस देना है। हम ऑलरेडी पढ़कर आए कि अगर नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ है तो क्या करना है। आपको पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट सिचुएशन, लॉ इन्वॉल्व्ड, फिर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट वो सोचना पड़ता है, मैनेजमेंट को बुलाकर डिस्कस करना पड़ता है। जानकारी अगर आपको कम मिले तो आपको लीगल एडवाइजरी लेनी पड़ती है। सब लेने के बाद में ठीक है आपको सोचना पड़ता है रिपोर्ट, ठीक है पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस्टेड है कि नहीं। ये हम पढ़कर आए। आपको थोड़ा थोड़ा आपको 5% 10% आपको याद होगा, इज एब्सोल्युटली फाइन। देखिए भूलना इज एब्सोल्युटली फाइन। जब तक अगर मैं आपको बता दूं कितना भी अच्छे से आप ऑडिट पढ़ लो, कितने भी एग्जाम्पल ले लो, कितनी भी मेमोरी टेक्निक ले लो, कितने भी ऑडियो ले लो, मैटर ऑफ सम टाइम आप ऑडिट भूल जाओगे। इट इज एब्सोल्युटली फाइन। जो चीज पढ़ने को 1 घंटा लगा था, 2 घंटे लगे थे, उसको जब आप 10-15 मिनट के ऑडियो से रिवाइज कर लेते हो, अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जा रही है, आपको क्लैरिटी मिल जा रही है, तो बस इतना ही चाहिए हमको, इतना ही चाहिए हमको। एंड ऑफ दी, ठीक है, एंड ऑफ दी क्लास आपके पास में लगभग 15 घंटे के ऑडियो रहेंगे। आप रेगुलरली आप उसको 15 घंटे में पूरा ऑडिट का कोर्स आपके दिमाग में आ जाएगा। बस यही करना है, एब्सोल्युटली फाइन। भूलते तो भूलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिकॉल करने की कोशिश करो, ठीक है, ऑडियो सुनो, कंफर्टेबल रहेंगे। तो आपको उसके स्टेप बताना, केस डिस्कस करना है, कंक्लूजन बस यही है, जो स्टेप्स बोलिए उसको फॉलो करिए। सो बेसिकली लेकिन आप क्लिक हो कि ये नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ है। नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ मिला तो क्या करना। हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि चाइल्ड लेबर एक्ट का नॉन कंप्लायंस है तो क्या करना। बस वही चीज है, सिर्फ कंपनी और सर्कमस्टांसेस को बदल दिया है। सीए वल्लभ ऑडिटर है, लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है, ऑडिटर है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आईटी सिस्टम्स एंड कंट्रोल की ऑडिट मैटर। देखिए की ऑडिट मैटर अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, हम डिस्कस करेंगे ऐसे 701 में, 701 में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जब 701 के अंदर जब इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो हम समझेंगे। बहुत सिंपल से आपने बचपन में पढ़ा होगा, ऑडिट के दौरान जो मैटर्स के ऊपर हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स अटेंशन। अगर सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स अटेंशन था किसी मामले पे तो उनको की ऑडिट मैटर बोला जाता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट रिपोर्ट में उनको लिखा जाता है। ऑडिट के दौरान अगर कोई ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन लगा था, तो जो भी मुद्दा था ऑडिट रिपोर्ट में हम समझाते लोगों को। तो वो लोग बोल रहे कि आईटी सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स ये इसके ऊपर बहुत मेहनत करना पड़ा बैंक ऑडिट करते वक्त। हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन, कोर बैंकिंग,
ठीक है, कोर बैंकिंग सिस्टम है और उसका बहुत बड़ा इंप्लीकेशन है। बेसिकली इट इज अ की ऑडिट मैटर। अब की ऑडिट मैटर का कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए? टीसीडब्ल्यूजी को दोष चार्ज विद गवर्नेंस, की ऑडिट मैटर को ऑडिट रिपोर्ट में कैसे लिखना उसकी बात नहीं कर रहे। की ऑडिट रिपोर्ट को, की ऑडिट मैटर को ऑडिट रिपोर्ट में कैसे लिखना उसकी बात नहीं कर रहे, उसका कम्युनिकेशन। हम लोगों ने ऐसे 260 में पढ़ा था, अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसका ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट है, 701 का की ऑडिट मैटर, 705 का मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स ओपिनियन, 706 का ईएमपी या ओएमपी, 700, ठीक है, कोई भी अगर इंपैक्ट हो रहा है तो आपको उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है टीसीडब्ल्यूजी को। तो अब मैं आपको बता दूं, ये कॉन्सेप्ट जो हमारा मॉड्यूल का टेक्स्ट है, मॉड्यूल का टेक्स्ट उसमें नहीं है, मॉड्यूल के टेक्स्ट में नहीं है। ओल्ड कोर्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन्होंने मॉड्यूल में इसमें डाला है। तो ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेट अवे हम लोग क्यूएनए में कवर कर रहे हैं। ऐसा भी होगा कि कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ही कम रेयर होंगे, वो सीधा कॉन्सेप्ट क्यूएनए में डिस्कस होंगे। तो कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी की बात है, ऐसे 260 लग जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर, कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर ये कॉन्सेप्ट है। केस जो है उसको डिस्कस करे और सिंपल जो डिस्कशन है उसको फॉलो करे एज ऑडिटर फॉर द प्रिंसिपल्स। क्या लिखा हुआ है? ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ एसे 260, एसे 260 बोलता है ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट करने वाली सभी चीजें हमको रेगुलर बेसिस पे टीसीडब्ल्यूजी को बतानी चाहिए। की ऑडिट मैटर इज ए इंपॉर्टेंट थिंग, उसको भी हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट कर देना चाहिए। टाइमली बेसिस पे हमको कम्युनिकेट कर देना चाहिए हमारे टीसीडब्ल्यूजी को, दोष चार्ज विद गवर्नेंस। एग्जैक्टली टाइम कब होगा, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। इट विल डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस, मैं उसको बताऊंगा कैसे। ठीक है, जनरली प्लानिंग स्टेज पे जब हम ऑडिट प्लान करते हैं तभी हमको समझ में आ जाता है कि यार इस बार रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट है, उस पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर लिटिगेशन का प्रोविजन है, उस पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर एक नोट है, उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग स्टेज पे ही मोस्ट प्रोबेबल कौन से मुद्दे की ऑडिट मैटर में जाएंगे, प्लानिंग स्टेज पे ही ये कम्युनिकेट कर देना चाहिए। प्रिलिमिनरी व्यू ऑन की ऑडिट मैटर, प्रिलिमिनरी व्यू कि कौन सी चीजें की ऑडिट मैटर में जाएंगे, ये कम्युनिकेट करना चाहिए। जब हम ओवरऑल प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, ओवरऑल प्लान स्कोप टाइमिंग डिस्कस कर रहे हैं, तभी हम लोगों ने ये बता देना चाहिए। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे 260 हम लोग पढ़कर आए, उसके ऊपर हम पढ़कर आए अपॉइंटमेंट के बाद जिम्मेदारियों को लेकर कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद जब हम लोग प्लानिंग, ठीक है, ऑडिट करने से पहले ओवरऑल प्लान डिस्कस करते हैं। की ऑडिट मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब प्लानिंग स्टेज पे पता है कि ये चीजें की ऑडिट मैटर, तो प्रिलिमिनरी व्यू एक इनिशियल कम्युनिकेशन कर देना चाहिए। फिर रिपोर्टिंग स्टेज पे बाकायदा ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाकर की ऑडिट मैटर बता देना चाहिए। तो अगर आपको पहले से पता है की ऑडिट मैटर आने वाला है, तो पहले प्लानिंग स्टेज में बताओ, फिर रिपोर्टिंग स्टेज में बताओ। आपको कभी कभी बाद में ही पता चलता है ये की ऑडिट मैटर है यार, इस पर बहुत मेहनत लग गई, तो आपने तो इसको आखिरी में बताना चाहिए। इसलिए बोला सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। जो की ऑडिट मैटर पहले से होते हो पहले से बताते, जो बाद में बताते हो बाद में बताते। ऑडिटर क्या बेनिफिट है, इतने इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में पूरी दुनिया को बताने वाले, टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है। प्लानिंग स्टेज पे कम्युनिकेट कर दोगे, रिपोर्टिंग स्टेज पे कम्युनिकेट कर दोगे, टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। टीसीडब्ल्यूजी को भी बहुत बेनिफिट है। सबसे पहले उनका इंपॉर्टेंस, कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, उनको सारी इंपॉर्टेंट बातें, इट रिकॉग्नाइजेस देयर इंपॉर्टेंट पोजीशन, देयर इंपॉर्टेंट रोल, उनके लिए खुशी की बात है। ठीक है, फिर उनको समझ में आता है कि जिस चीज को एक की ऑडिट मैटर बता रहे हैं उससे रिलेटेड हमने डिस्क्लोजर्स डालने चाहिए क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नोट्स टू अकाउंट्स में, लोगों को बताना चाहिए पहले से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और वो की ऑडिट मैटर को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उसके क्लैरिफिकेशंस ले पाएंगे। दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, सो गाइज लेट्स फ्रीज, मैं आंसर को फ्रीज कर रहा हूं। जैस की ऑडिट मैटर एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका इंपैक्ट ऑडिट रिपोर्ट पे आता है, ये कम्युनिकेट होना चाहिए टीसीडब्ल्यूजी को, टाइमली बेस पे होना चाहिए। खास बात, प्लानिंग स्टेज में प्रिलिमिनरी व्यू देना चाहिए की ऑडिट मैटर का, रिपोर्टिंग स्टेज में फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाकर बताना चाहिए। ऐसा करना ऑडिटर के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग, पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। टीसीडब्ल्यूजी के लिए बहुत अच्छी बात है, उनका रोल इंपॉर्टेंट है, उसको उनका एहसास होता है और उनको अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है की ऑडिट मैटर की, और लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए वो नोट्स टू अकाउंट्स में की ऑडिट मैटर से रिलेटेड और भी बातें लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बचपन का याद आ रहा है, की ऑडिट मैटर के बारे में और डिटेल पढ़ने है तो नोट्स टू अकाउंट्स में कहां जाकर पढ़ना है बताया जाता है, तो वो और डिस्क्लोजर डाल सकते हैं। ठीक है,
तो गाइज ये थोड़ा सा नया मैं हल्का सा नया, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा पूरा कॉन्सेप्ट नया है, लेकिन उसका एक्सटेंशन था वो मैंने आपको बताया। सो गाइज दीज क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत प्यारे क्वेश्चंस है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 5। 4 ऑडिट फर्म्स है, अरे 4 ज्वाइंट ऑडिट है, 299 ज्वाइंट ऑडिट है, और आईटी सिस्टम्स का काम अलोकेट नहीं हुआ था, मतलब कॉमन एरिया था। सबने मिलकर प्लानिंग की कि भाई जनरल आईटी कंट्रोल्स को टेस्ट करना है, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, बेसिकली आईटी की चीजें टेस्ट करना है, आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल, बहुत सारी बातें कि क्या क्या चीजें हमको टेस्ट करनी है आईटी के अंदर। उसमें से एक फॉर्म को जिम्मेदारी दी थी बैच प्रोसेसिंग बराबर हो रही क्या उसकी, ठीक है। अब उन्होंने अपना काम बराबर नहीं किया, क्या होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यह बात हमने डिस्कस भी की थी। आपको ऐसे 299 का रेफरेंस, उसका नाम बताना है। हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करके आए, कहां पे जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कहां पे सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहां पे जॉइंट जिम्मेदारी होती है और कहां पे सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक पॉइंट है कलेक्टिव प्लानिंग बट सेपरेट इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन, कलेक्टिव प्लानिंग बट कलेक्टिव प्लानिंग बट सेपरेट इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल, जो कॉमन अनडिवाइडेड एरियाज होते हैं ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉमन अनडिवाइडेड एरिया, जैसे इन्होंने यहां पे बोला आईटी सिस्टम्स, इसकी प्लानिंग की जिम्मेदारी कॉमन होती है, प्लानिंग मिलकर करते हैं, सारे डिसीजंस मिलकर करते हैं, फिर एक एक को एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी देते हैं। तू इतना चेक कर ले, तू इतना 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 कर ले। प्लानिंग कलेक्टिव होती है, डिसीजंस कलेक्टिव होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन सेपरेटली हर फर्म अपना अपना करती है। तो अगर प्लानिंग में कुछ प्रॉब्लम है, इट इज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसीजंस गलत है, इट इज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन गलत है, इट इज अ सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सट्रीमली जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं थे, ये भी नए क्वेश्चन आए, दीज आर न्यू क्वेश्चंस। सो ये तो गोल्ड माइन है भाई, गोल्ड माइन है। इंस्टीट्यूट का हर क्वेश्चन उतरना ही है पेपर में, सिर्फ अटेम्प्ट फिक्स नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर किसी फर्म ने बराबर काम नहीं किया, माना कॉमन ऑडिट एरिया है, माना प्लानिंग कॉमन होगी, माना कॉमन ऑडिट एरिया है, माना कि प्लानिंग कॉमन होगी, ठीक है, लेकिन लेकिन अगर हम बात करेंगे जिम्मेदारी, गलती इंडिविजुअल की है, जिम्मेदारी इंडिविजुअल की हुई है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के बड़े प्यारे से 5 थे क्वेश्चन, 5 हमने किए, ठीक है गाइस। दीज आर एक्सट्रीमली, दीज आर डायमंड्स, ये डायमंड्स है। बराबर मैंने हर कॉन्सेप्ट का रेफरेंस भी देख रखा हुआ है, आई हैव गिवन रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑल्सो, ठीक है। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। थ्योरेटिकल क्वेश्चन की अगर बात करूं तो ये जो चैप्टर के बाद में क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि सी जनरली जो बोर्ड ऑफ स्टडीज में होते हैं उनसे बातचीत चलती रहती है, बहुत हेल्दी हेल्दी बात होती है। अगर हमको लगता है कुछ अच्छे इनपुट से हम देते हैं, ठीक है, वी गिव लॉट ऑफ इनपुट्स टू देम। अगर उनको कुछ लगता है कि हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, वो हमको बताते हैं। तो इनफॉर्मल बात में कि जो क्वेश्चंस यहां पे जो दिख रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस अभी तक के जो क्वेश्चंस आते थे और ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। बहुत एकदम दुनिया बदल जाएगी ऐसा नहीं होगा, इसी से रिलेटेड कनेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। और मेरा एक्सपीरियंस मानेंगे तो इंस्टीट्यूट के मल्टी मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है और इंस्टीट्यूट के अंदर जो चीजें छपी हुई है उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और जहां पर हाईलाइटिंग डायग्राम्स है वो आने के चांसेस तो और भी ज्यादा है। नाउ जॉइंट ऑडिटर्स है, ऐसा दिया हुआ है, जॉइंट ऑडिटर्स है ऐसा दिया हुआ है।
बी बोलता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, प्रॉफिट ऑफ 25 करोड़ से लॉस हो जाएगा। बी बोलता है एडवर्स ओपिनियन दो। ए और सी बोलते हैं नहीं, हम तो क्लीन रिपोर्ट के फेवर में हैं। तो बेसिकली 3 ऑडिटर्स है, एक बोलता है एडवर्स दे दो, बाकी 2 बोलते हैं क्लीन दे दो। क्या होगा? ठीक है, मेजॉरिटी रूल चलेगा क्या? हम ये बहुत अच्छे से पढ़कर आए। ऐसे 299 है, कंक्लूजन और रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट है, जहां पे आपको बताना पड़ता है मेजॉरिटी रूल नहीं लगता है, सब अपना अपना सोचेंगे। एक कंबाइंड रिपोर्ट बनेगी ए और सी की, और एक रिपोर्ट बनेगी बी की, सेपरेट रिपोर्ट। बी अपना एडवर्स रिपोर्ट देगा, ए और सी अपना कंबाइंड रिपोर्ट देंगे, क्लीन रिपोर्ट। दोनों एक में को रेफर करेंगे अदर मैटर पैराग्राफ डालकर। बहुत सिंपल सा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर प्रपोज ऑडिटर ऑफ, अच्छा, एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जा रहा है और ऑडिट कमिटी बोल रही है कि वो वैलिड करे, एक्सप्लेन करे दैट द शैली गोयल इज प्रपोज एज ऑडिटर। ऑडिट कमिटी बोलती है तू प्रूफ कर कि तू इंडिपेंडेंट है। तू कैसे इंडिपेंडेंट है वो हमको प्रूफ करके बता। ठीक है, शैली बोलती है कि मैं अपने उसूलों की पक्की हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, लेकिन ये जो ऑडिट कमिटी मुझे बोल रही है कि खुद का इंडिपेंडेंस प्रूव करे, हमको बताए, ये मुझे लग रहा है हम पे शक कर रहा है। तुम चार्ट अकाउंटेंट पे शक कर रहे हो, ये कुछ ज्यादा ही होशियारी कर रहा है। ठीक है, क्या शैली ने ऑडिट कमिटी की रिक्वेस्ट को मानना चाहिए या फिर बोलना चाहिए मैं इंडिपेंडेंट हूं, मुझे पता है, मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं। आई डोंट हैव टू प्रूव इट टू एनीवन। I don't have to prove it to anyone that I am independent. I am independent. मैं हूं independent. ठीक है, ऐसे 260 लगता है। अभी बच्चे मनी मन, सर हमको तो क्लिक ही नहीं हो रहा है, कौन सा क्या लगता है। इसीलिए ऑडियो बार बार सुनना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को फ्रेश रखना पड़ता है दिमाग में। और क्यूएनए, इसलिए क्यूएनए करना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। पहले नॉलेज होना चाहिए, फिर अप्लाई करेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट कहां लिखना। ठीक है, तो आपको यहां पर बोलना पड़ेगा। ऐसे 260 है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 177 है, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन है। इंपॉर्टेंट सबसे ऐसे 260, बाकी सबका तो रेफरेंस है। सर आपको बोलना है भैया लिस्टेड कंपनी केस में टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेशन को लेकर ज्यादा ज्यादा चीजें कम्युनिकेट करनी पड़ती है। इसमें इंडिपेंडेंस, हम एथिकल है, हम इंडिपेंडेंट है, ये मैंडेटरीली एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन करना पड़ता है लिस्टेड कंपनी में। हमारे क्या रिलेशनशिप से एक्सप्लेन करना पड़ता है, हमारी कितनी फीस है, ऑडिट फीस, नॉन ऑडिट फीस, वो बताना पड़ता है, हमने कैसे चीजों को सेफगार्ड करके रखा है वो बताना पड़ता है। तो ऐसे 260 तो बोलता है कि लिस्टेड कंपनियों के केस में एडिशनल कम्युनिकेशन करो, एडिशनल कम्युनिकेशन करना है भाई साहब, यू हैव टू डू इट। केस को डिस्कस करो, कंक्लूजन एकदम सिंपल है, एज पर कंपनीज एक्ट बोलो। ठीक है, ऑडिट कमिटी के ऊपर ऑब्लिगेशन है ऑडिटर का इंडिपेंडेंट देखना, ऑडिट कमिटी बिल्कुल सवाल जवाब कर सकती है। फर्दर इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू कम्युनिकेट एज पर कंपनीज एक्ट एंड एज पर सेबी एलओडीआर। ऑडिट कमिटी की जिम्मेदारी है चेक करना कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो ऑडिट कमिटी जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। और ठीक है, और हमारे ऑडिटर के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि तू भी कम्युनिकेट कर, एक अग्नि परीक्षा दे, एक अग्नि परीक्षा दे कि बेटा तेरे को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी यार, तेरे को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी कि तेरे को बताना पड़ेगा लोगों को कि तू इंडिपेंडेंट है ही नहीं, तेरे को बताना पड़ेगा भाई। तो तू ऐसे ईगो पे मत ले, तेरे को तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऑडिटर, एक ऑडिटर है ऑफ सोशल मीडिया कंपनी, ऑडिटर ऑफ सोशल मीडिया कंपनी। ठीक है, ऑडिटर ऑफ सोशल मीडिया कंपनी की हम बात कर रहे हैं नाउ। गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड ऑडिटर का रोल। ठीक है, ऑडिटर है सोशल मीडिया कंपनी, न्यू रेगुलेटरी लेजिस्लेशन सोशल मीडिया कंपनी के लिए। अभी ऐसे भी सही में आईटी का लॉ आया है,
डेटा लीक हुआ तो 250 करोड़ तक की पेनाल्टी लग सकती है, 250 करोड़। ठीक है। हाउ टू वेरीफाई कंप्लायंस विद न्यू रेगुलेशन, इंप्लीकेशन ऑफ। सो बेसिकली आप एक कंपनी को ऑडिट कर रहे हो और नए लॉ रूल्स रेगुलेशन आ चुके हैं, ठीक है। ये भी ये भी जो है, ठीक है, एग्जैक्टली अपने नोट्स में कोई कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर नहीं है, इसको अलग से। तो एक क्वेश्चन वो था कि की ऑडिट मैटर कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। लेट्स सी गाइस। और ये रेगुलेटरी चेंजेस है, इससे बहुत प्रेशर आता है सोशल मीडिया कंपनी पे, इनको बहुत खर्चा करना पड़ेगा नए प्रोग्राम्स बनाने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस नीड टू बी इनकर्ड। दो ऐसे इन्वॉल्व है, ऐसे 240 एंड 250। कुछ ही लोग मनी मन अभी पगला गए हूं, अरे भाई 240 किधर से आ गया, 250 तो लग समझ में आ रहा था, ठीक है। तो आपको ऐसे 250 जो बताता है व्हाट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू लॉज विच आर एप्लीकेबल टू द कंपनी, उसकी जिम्मेदारी के विद रिस्पेक्ट टू वेरियस लॉज एप्लीकेबल, ऐसे 250 भी लगेगा। और सर ऐसे 240 कहां से खींच के लाए हो, ये नया लॉ आया है, इससे खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, एंड खर्चे बढ़ जाएंगे तो इट इंक्रीजेस प्रेशर ऑन द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ये प्रेशर के चक्कर में लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सो इट इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। बाप रे सर, हमको कैसे समझेगा, ये है क्वेश्चंस कर करके समझेगा। मैं आपको अश्योर करता हूं, गारंटी देता हूं, कम से कम 50 to 60% क्वेश्चंस आपके, ठीक है, आपको अलग से क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, 50 to 60% क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, हम पक्का बता रहा हूं मैं। तो केस का डिस्कशन कंक्लूजन। सो बेसिकली आपको बताना पड़ेगा ऐसे 250 के अंदर वी नीड टू वेरीफाई क्या कंपनी के पास सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स है, क्या कंपनी ने बेसिकली अपने सिस्टम्स और प्रोसीजर्स को अपग्रेड किया है, उसमें चेंजेस लाए हैं, अपडेट्स लाए हैं, नए लॉ रूल्स है उनको कंप्लाई करने के लिए, ठीक है। क्या उनके पास में इंटरनल कंट्रोल्स है, क्या एम्प्लॉयज को उन्हें बताया इसके बारे में, क्या लीगल एडवाइजर्स को अपॉइंट किया। तो बेसिकली हैव दे मेड अप्रोप्रिएट चेंजेस इन द सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के स्टेप्स, सॉफ्टवेयर को चेंजेस करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को बताना पड़ेगा, लीगल एडवाइजर्स को हायर करना पड़ेगा। मुझे लगता है सबसे छोटी चीज है, पहले एम्प्लॉयज को समझाइए, इंटरनल कंट्रोल में चेंजेस लाइए, उससे बड़ा लीगल एडवाइजर। एम्प्लॉयज को समझाना जरूरी है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में चेंज करना जरूरी है, लीगल एडवाइजर लाना जरूरी है। अगर यह सब कुछ किया है तो कंपनी नए लॉ रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से कंप्लाई कर पाएगी, एंड वहां पे नॉन कंप्लायंस नहीं होंगे, हम निश्चिंत हो सकते हैं, नॉन कंप्लायंस नहीं होंगे। फिर ऐसे 240 का भी रेफरेंस देना पड़ेगा, न्यू रेगुलेशन है, ये मैनेजमेंट के ये कंपनी के फाइनेंशियल प्रॉफिट्स इस पे प्रेशर क्रिएट करता है, इट्स अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। तो बेसिकली दो एंगल को ये खींच के लेकर आए। ऐसे 250 के अंदर नए लॉ का कंप्लायंस के लिए पूरी तैयारी है ना, वो आपको चेक करना है, और इट इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, इसको दिमाग में लेकर चलना है। अगर दो तीन और फ्रॉड रिस्क फैक्टर मिले तो मिल करके इट विल बिकम अ फ्रॉड रिस्क, तो ये फ्रॉड रिस्क बन जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं व्हाई द पोटेंशियल इफेक्ट, discuss why potential effect of inherent limitation of an auditor's ability to detect, why the potential effect of inherent limitation of an auditor's ability to detect material misstatement described in SAT are far greater in respect of non-compliance with law and regulation. Potential inherent limitation, सर ये क्या बोलना चाहते हैं, सर ये लोग क्या बोलना चाहते हैं? बोले एक तो ऑडिट के अंदर इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं, हम बचपन से पढ़ते रह रहे हैं, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सब जजमेंट भरा है, गलतियां पकड़ना मुश्किल है, हमारी ऑडिट प्रोसीजर्स में प्रॉब्लम है, टाइम एंड कॉस्ट का प्रॉब्लम, इनहेरेंट लिमिटेशंस है। उसमें भी वो इनहेरेंट लिमिटेशंस में भी नॉन कंप्लायंस को पकड़ना और भी मुश्किल है, नॉन कंप्लायंस को पकड़ना और भी मुश्किल है, फार इनहेरेंट लिमिट। क्यों ऐसा, ये चीज हम पढ़कर आए, ये हम पढ़कर आए, लेकिन इसमें मैं आपको बोलूंगा हेडिंग कॉन्सेप्ट का वैसा नहीं था, अपन ने हेडिंग मॉड्यूल से उठाया, मॉड्यूल का भी हेडिंग वैसा नहीं था। हमने ऑडिटर की जिम्मेदारी भाई रीजनेबल एश्योरेंस से बताना है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस कैसे कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, रीजनेबल एश्योरेंस से इतना बताना है बस।
हम लोग किसी चीज की, हम प्रिवेंशन की हम लोग गारंटी नहीं दे सकते। प्रिवेंशन, डिटेक्शन, किसी चीज की भी गारंटी हम लोग नहीं सकते। फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसिंग गारंटी हम नहीं दे सकते। ऐसा क्यों, ये हमने पढ़ा था, क्योंकि बहुत सारे लॉ ऑपरेशन से रिलेट होते हैं। हम ऑपरेशन से बहुत दूर बैठते हैं, इसलिए नॉन कंप्लायंस को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे फ्रॉड को कंसील किया जाता है, कंसील कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, इसलिए इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। नॉन कंप्लायंस है कि नहीं, इट इज अ वेरी डाइसी मैटर, ठीक है, इसलिए उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, दैट्स इट्स वेरी, बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे नॉन कंप्लायंस तो उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट ही नहीं आता, डायरेक्टर पे कर देता है, कोई और पे करता है, इसलिए उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, नॉन कंप्लायंस को पकड़ना बहुत मुश्किल है अपने आप में, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैंने इसीलिए कॉन्सेप्ट नंबर, देखिए इतनी माइंड ब्लोइंग चीज है, कभी कभी क्या बच्चों क्लिक नहीं होता कि ये कौन से कॉन्सेप्ट है, तो बच्चों को लगता है यार ये कुछ और ही है, और जो हम पढ़ कर आए थे वो कुछ और। अरे दोनों और नहीं है, सिर्फ तेरे को क्लिक नहीं हुआ बेटा, तेरे को ये बात क्लिक नहीं हुई। तो नॉन कंप्लायंस को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों है, व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए कॉन्सेप्ट नंबर 250.080 पे। देखो ये, इसके वजह से आपकी कितनी पढ़ाई आसान हो जाती है। नहीं तो पहले मैं नोट्स एक बार अच्छे से पढ़ूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन बैंक अच्छे से पढ़ूं। अब अपन ने अगर नोट्स अच्छे से पढ़े हुए, बस जोड़ते जाना है, हाँ ये कॉन्सेप्ट है, 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 बस ये जोड़ते जाना है आपको, कितना आसान हो जाएगा। सो वी हैव वर्क रियली हार्ड, वी हैव गॉन इन डेप्थ, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा हम लोगों ने, क्वेश्चंस भी हमने आपको एनालाइज कर करके दिए, ठीक है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, एबिलिटी टू कंटिन्यू, मिसस्टेटमेंट है, सस्पेक्टेड फ्रॉड है, माहौल बहुत खराब हो चुका है, कंटिन्यू करे ना करे, हम पढ़कर आए ऐसे 240 में, अगर सस्पेक्टेड फ्रॉड है, एक्चुअल फ्रॉड है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, तो उसके बारे में हमको सोचना पड़ता है, कंटिन्यू करे या ना करे, उसके बारे में हमको सोचना पड़ता है, ठीक है। चाइल्ड लेबर लॉ का नॉन कंप्लायंस है, ऑडिट प्रोसीजर फॉर नॉन कंप्लायंस है, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऊपर इंश्योरेंस कंपनी नोटिसेस हो रहे, नॉन कंप्लायंस रहा तो क्या करना है, एकदम सिंपल है, चाइल्ड लेबर लॉ का नॉन कंप्लायंस से क्या करोगे। ऊपर सेम इसी क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया गया था, नॉन कंप्लायंस, बहुत सारे आपको जीएसटी के इन्वेस्टिगेशन, जीएसटी का नोटिस आ रहा है, आईआरडीए का नोटिस आ रहा है, आप क्या करोगे। अगेन इट इज अ नॉन कंप्लायंस, क्या करोगे, यहां पे भी नॉन कंप्लायंस है, क्या करोगे, सेम है, ठीक है। इंडस्ट्री और किससे नोटिस आ रहा है वो बदल गया, यहां पे आयरन एंड स्टील बनाने वाली कंपनी है, चाइल्ड लेबर है, वो बदल गया। देन डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताइए, हम ऑलरेडी डिस्कस करें, स्ट्रेट अवे थ्योरी क्वेश्चन है, स्ट्रेट अवे थ्योरी क्वेश्चन है। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पे होती है वो बताइए, सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पे होती है वो बताइए, ठीक है। नाउ फिर अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट अंडरस्टैंड हाउ यूजेस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। हम पढ़ के भाई व्हाट टू अंडरस्टैंड, नेचर ऑफ सर्विस क्या है, नेचर ऑफ सर्विस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, सर्विस के बारे में सोचो, ठीक है। थिंक अबाउट द सर्विसेज, कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट है, वो अकाउंट्स की मटेरियलिटी कितनी है वो सोचो। फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो, उनके साथ में कैसा रिलेशन है, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन कैसा है वो सोचो। और फाइनली गलतियां ना हो इसके लिए रिलेवेंट कंट्रोल्स क्या, पढ़कर आए। तो ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन था, मैंने बोला भी था, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट आपको सबसे फेमस क्वेश्चन है। इनफैक्ट कुछ नहीं दिया रहा ना 402 में, क्या लिखना है, तो वही क्या अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना है वही आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऑडिट हो रहा है ऑफ लिस्टेड कंपनी, ये बातें कम्युनिकेट कर रहा है टीसीडब्ल्यूजी को, कुछ मामले कवर नहीं किए उसके बारे में बताओ। देखो हम ऑलरेडी पढ़कर आए, अपॉइंटमेंट के बाद कम्युनिकेशन करना पड़ता है, ऑडिट शुरू जिम्मे कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, ऑडिट शुरू करने से पहले प्लान को ओवरव्यू देना पड़ता है, ऑडिट के दौरान सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स पर सब डिस्कस करनी पड़ती है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट करने वाली सारी बातें, और लिस्टेड कंपनी में तो एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्कशन और रिपोर्ट करना पड़ता है। तो इन्होंने सब कुछ कवर किया, एक चीज छोड़ दी, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग वाली चीज छोड़ दी।
तो आपको सिग्निफिकेंट फाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में क्या क्या आता है वो आपको समझाना पड़ेगा। ये इसको डिस्कस किया बस, और ये बातें बताई, थ्योरी क्वेश्चन। गाइस मेजॉरिटी क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चंस तो ऐसे कि कहां पे क्या लिखना, कहां पे क्या लिखना, बस ये क्लिक होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, मतलब बोलने के लिए केस स्टडी होता है, बोलने के लिए केस स्टडी होता है, बट आपको बताओ ना, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज उस लेवल का नहीं जाता। आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लिखना वो आइडेंटिफाई करना है। मेजॉरिटी क्वेश्चन में नीड टू आइडेंटिफाई विच कॉन्सेप्ट टू राइट, विच कॉन्सेप्ट टू राइट, ठीक है। ओके गाइस, देखिए मेरे प्लान्स बहुत सारे हैं, समय मिलेगा तो मैं नए क्वेश्चन, वैसे तो ये क्वेश्चंस और अपना जो पास्ट क्वेश्चंस का डेटाबेस है उतना बहुत है, लेकिन नए क्वेश्चंस फेस करने की आदत होनी चाहिए। तो मेरा ऐसा प्लान है कि बच्चों को क्वेश्चन देना, नया क्वेश्चन, उनको बोलना तू सोच कौन सा कॉन्सेप्ट नंबर लिखेंगे। अपने पास तो अपन एकदम यूनिक, अपने नोट सबसे यूनिक है, अपन ने कॉन्सेप्ट नंबर दिए हुए, उससे सटीक एग्जैक्टली कौन सा कॉन्सेप्ट नंबर समझाना है वो क्लिक होता है, ये फैसिलिटी, ठीक है। अभी अपने से इंस्पायर होकर अलग अलग सब्जेक्ट के लोग अलग अलग ऐसा कॉन्सेप्ट नंबर कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, अपन पूरे इंडस्ट्री में पहले जो लेकर आए और उसका भरपूर यूज कर रहे हैं, और पढ़ाई के लिए इसका बहुत काम।